Good morning, students, and my dear friends. Today is 8th of September 2022, Thursday. Before starting, if you want the lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. So let's start with today's discussion. Motivation of the day is impossible is for the unwilling. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 11 न्यूज़ आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। रिवाइज्ड रेलवे लैंड लीज पॉलिसी गेट्स CCA नोट। CCEA स्टैंड्स फॉर यूनियन कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर। सो इंडियन रेलवे की लैंड लीज पॉलिसी की जो गाइडलाइंस थी, जो लॉन्ग टर्म लीज पॉलिसी थी इंडियन रेलवे के लिए, उसको रिवाइज किया है कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म लीज पॉलिसी हम देखें इंडियन रेलवे की, तो दैट वाज द डेटेड ओल्ड, बहुत ज़्यादा उसमें लेकुना थे, बहुत लूप होल्स थे। तो फाइनली उनका रिवीजन हुआ और यूनियन कैबिनेट ने कल उस लॉन्ग टर्म लीज पॉलिसी को अप्रूवल भी दे दिया। एंड अंडर दिस न्यू पॉलिसी now the railway land licensing fee came down to 1.5%। यानी जो फीस है लैंड लाइसेंसिंग की, रेलवे के लैंड लाइसेंसिंग की, वी आर स्पेशली टॉकिंग अबाउट द रेलवेज लैंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, तो जो फी थी वो अब 1.5% हो गई, जो कि करंटली 6% है। जो करंट गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग रेलवे लैंड लाइसेंसिंग फी इज 6% विद अप्रॉक्सीमेटली 7% एनुअल इंक्रीज। उसको रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने, इंडियन रेलवे ने 1.5% कर दिया है। और दिस इज 1.5% इज ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड। इसके अलावा एक तो ये फी में जो डिक्रीज़ किया है, इसके अलावा जो लीज पीरियड था, लीज पीरियड को भी गवर्नमेंट ने 35 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया था, जो कि अभी करंटली केवल और केवल 5 साल तक का है। और अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ही इस पर्टिकुलर लैंड लाइसेंसिंग पॉलिसी में या लैंड लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत जो रेलवे की लैंड है उसका इंडस्ट्रियल यूज़ करती है, अदर देन द ऑपरेशनल यूज़, उसका इंडस्ट्रियल यूज़ केवल गवर्नमेंट करती है। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये भी जो पॉलिसी में ट्वीक किए गए हैं, जो चेंजेस किए गए हैं, दिस इज़ जस्ट फॉर द बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फेवर। PM गति शक्ति स्कीम के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया। इट्स अ मल्टी मोडल इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो PM गति शक्ति योजना है, जो PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, उसको प्रॉपरली स्मूथली एग्जीक्यूट करने के लिए ये पॉलिसी ट्वीक किया गया है, जिससे कि गवर्नमेंट को रेलवे की लैंड को इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लीज करना आसान हो जाए, कॉस्ट एफिशिएंट हो जाए। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये कहना है, जो सेक्टर के ऑब्जर्वर्स हैं उनका ये कहना है कि दिस पर्टिकुलर न्यू पॉलिसी और रिवाइज टर्म्स एंड कंडीशन विल आल्सो फैसिलिटेट द गवर्नमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो रेलवे अंडरटेकिंग कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो डिस इन्वेस्टमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉन्कर भी बोलते हैं, उसका जो डिस इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है गवर्नमेंट, उसमें भी ये लैंड लीज लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है, लिबरलाइज लैंड लीज लाइसेंसिंग पॉलिसी गवर्नमेंट को हेल्प करेगी। क्योंकि अब इस पर्टिकुलर नई पॉलिसी के तहत बहुत सारे जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो गई हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए अब लैंड एक्वायर करना या लैंड को इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लीज करना आसान हो गया, मोर स्पेसिफिकली फ्रॉम इंडियन रेलवे। हालांकि यहाँ पर जो एनुअल इंक्रीमेंट की बात हुई है 7% जो भी चल रहा है करंटली, उसमें अभी फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है, कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ऑल्दो ओवरऑल जो पॉलिसी लॉन्ग टर्म लीज पॉलिसी में चेंजेस हुए थे उसको यूनियन कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया। सो दिस इज द फाइन प्रिंट। नाउ द लाइसेंसिंग फी इज 1.5% in comparison to the 6%। now 1.5% of market value, 35% तक की लीजिंग अलाउ है, जो कि पहले 5% तक की थी, जस्ट टू enhance or implement the PM Gati Shakti and definitely to go for the more strategic disinvestment for revenue generation। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 4 of Business Standard। Keen on strong energy ties with Russia, says PM। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद से इंडिया और रशिया का जो बायोलेटरल टाई है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। हालांकि इंडिया पे बहुत ज़्यादा एलिगेशन भी लगे हैं कि इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है बाय कंडक्टिंग इंक्रीज्ड ट्रेड विद रशिया। ऑल्दो फिलहाल इन सारे एलिगेशन के बावजूद भी इंडिया बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं आया है। और
हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कल एक इवेंट में दोबारा से इस चीज़ को रिट्वीट किया है कि इंडिया फ़िलहाल के लिए रशिया से बिज़नेस करने को बहुत ज़्यादा कीन है। अपनी जो टाइज़ हैं, अपना जो कॉपरेशन है, कोलैबोरेशन है रशिया के साथ, वो और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता है, स्पेशली इन केस ऑफ एनर्जी सेक्टर, ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर। तो फ़िलहाल की कंडीशन के अकॉर्डिंग वेस्ट के बहुत ज़्यादा प्रेशर के बावजूद भी इंडिया जो है वो विदस्टैंड किया हुआ है रशिया के साथ। हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें नेशनल जो इंटरेस्ट है वो सुप्रीम है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं हिस्टोरिकली जैसे रशिया ने इंडिया का कई सारे क्रिटिकल मूवमेंट में इंडिया का इंटरनेशनल फोरम में साथ दिया, उसको देखते हुए इट्स अ टाइम फॉर इंडिया टू रीपे इट। ऑल्दो ओवरऑल अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया इज़ नाउ वर्किंग फॉर नेशनल इंटरेस्ट। हमें कम कॉस्ट में, कम प्राइस में एनर्जी मिल रही है, और जिस तरीके से हमारी एनर्जी ऑयल हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो गैस, उसकी डिपेंडेंसी है अदर इकोनॉमीज़ को लेकर कि डेफिनेटली वी कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन वन सोर्स, वी नीड टू डाइवर्सिफाई। और उसी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज को लेकर जो इंडिया है वो रशिया के साथ अपनी टाइज और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है और ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है। इससे पहले भी न्यूज़ एनालिसिस में हमने कवर किया था कि साइबेरिया में, ईस्ट फार रशिया में इंडिया जो है वो कई सारी कंपनीज़ के साथ मिल करके एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन का काम करना चाहता है इन केस ऑफ एनर्जी। तो कल 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की जो वर्चुअल समिट हुई थी, उस वर्चुअल समिट में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात को दोबारा से रीट्वीट किया कि इंडिया इज़ कीन टू स्ट्रेंथन इट्स पार्टनरशिप विद रशिया, स्पेशली ऑन आर्कटिक इश्यूज, जहाँ पर एनर्जी एक्सप्लोरेशन एक्सट्रैक्शन को लेकर के इंडिया कोऑपरेट करना चाहता है रशिया के साथ, जैसे कि इंडिया के पास और ज़्यादा एनर्जी के सोर्सेज अवेलेबल हो। एंड डेफिनेटली अगर किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है कि वो कंट्री उस पर्टिकुलर इशू को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो इंडिया फ़िलहाल के लिए वेस्ट के प्रेशर में, वेस्ट सेंक्शन के प्रेशर में नहीं आ रहा है। ये तो बात रही इंपोर्ट की। और अगर हम बात करें कि रशिया को इंडिया से क्या मिलेगा, हम तो रशिया से क्रूड ऑयल या एनर्जी अदर सोर्सेज के लिए जो कॉपरेशन है वो बहुत और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। तो इसके अलावा स्टील इंडस्ट्री में भी जो रशिया है वो इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर हो सकता है। अगर हम रशिया की स्टील इंडस्ट्री में देखें तो रशिया इज़ वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर, जो कि स्टील इंडस्ट्री में कोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम सभी जानते हैं बॉयलर्स को या थर्मल पावर प्लांट्स को चलाने के लिए कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो रशिया इज़ द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर एज वेल एज द 5th लार्जेस्ट कंज्यूमर। और अप्रॉक्सीमेटली इंडिया का 2.5% जो कुकिंग कोल सप्लाई है वो केवल और केवल रशिया से आती है। हालांकि इंडिया का कोल के केस में जो अच्छा एक इम्पॉर्टेंट सप्लायर है, सिग्निफिकेंट सप्लायर है, वो ऑस्ट्रेलिया सप्लाइड अप्रॉक्सीमेटली 69.9% ऑफ इंडिया से इम्पोर्ट। तो इस पर्टिकुलर स्टील इंडस्ट्री में, कोल इंडस्ट्री में भी रशिया के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर वो अपनी इंडिया से टाइज इंप्रूव करके अपना इंपोर्ट स्टील और कुकिंग कोल का भी इंडिया की तरफ बढ़ा सकता है। इसके अलावा जो अदर हमारे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं उन्होंने भी डिफरेंट फोरम्स में इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, इंडिया के आगे के ग्रोथ प्लान को लेकर के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, उन सबको हम यहीं डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं दूसरी न्यूज़ क्या है। इंडिया एस्पायरिंग टू टेक ग्लोबल ट्रेड $2 ट्रिलियन बाई 2030। गोयल, तो हमारे जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने वेडनेसडे को एक इवेंट में ये बोला कि इंडिया अपनी 100th एनिवर्सरी जब सेलिब्रेट कर रहा होगा, उस समय, कौन सी एनिवर्सरी, इंडिपेंडेंस डे की एनिवर्सरी, उस समय इंडिया ने अपने लिए जो टारगेट रखा है कि अप्रॉक्सीमेटली 2030 तक जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड है वो 2 ट्रिलियन तक इम्प्रूव, $2 ट्रिलियन तक इंक्रीज हो जाए। तो 2030 के लिए 2 ट्रिलियन और 100th एनिवर्सरी तक इट कुड बी $30 ट्रिलियन। So this is a very ambitious target that India has set for itself. So by 2047 or 2050, India wants to achieve approximately $30 trillion international trade as per our Commerce and Industry Minister. सो स्टैंड फॉर ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस इन सैन फ्रांसिस्को के एक इवेंट में हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के एम्बिशियस टारगेट को रीइटरेट किया। इसके अलावा इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में इंडिया ने जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अच्छा एक एम्बिशियस टारगेट अचीव किया, उसको भी एम्फेसाइज करते हुए आगे इंडिया किस तरह से ग्रोथ पार्ट को अचीव करेगा, क्या टारगेट है, उन सारे
इश्यूज़ पर हमारे जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडियन कम्युनिटी से भी इंटरेक्ट किया और वहाँ के स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट किया। तो ये तो बात रही हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर की। अब देख लेते हैं जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा। उनके अकॉर्डिंग आगे आने वाले टाइम में जो वेल्थ क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वुड बी द प्रायोरिटी। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जॉब प्रायोरिटी ओवर इन्फ्लेशन एफएम। सो जहाँ पर यूएस जैसी इकॉनमी, वहाँ के जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इकॉनमी का फोकस होगा वो इन्फ्लेशन कंट्रोल पर होगा रादर देन इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया के जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, दे आर कंटिन्यूअसली सेइंग कि एज ऑफ नाउ इंडिया का फोकस इन्फ्लेशन पर कम, इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब एम्प्लॉयमेंट, जॉब जनरेशन या एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर ज़्यादा है। और ऐसा पहली बार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, इससे पहले भी जो हमारे कई सारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस बात को रीट्रेट कर रहे हैं कि इंडिया का जो करंट फोकस है दैट इज़ मोर ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑल्दो इन्फ्लेशन इज़ द प्राइमरी कंसर्न, बट इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इन्फ्लेशन को हम इकोनॉमिक ग्रोथ की कॉस्ट पर कम नहीं करेंगे। और इसके लिए दोनों ही, आरबीआई हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ही एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं। तो कल फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो है उन्होंने क्लियरली इस बात के इंडिकेशन दे कि येस इन्फ्लेशन इज़ द प्रायोरिटी, लेकिन इट इज़ नॉट अ रेड लेटर, बिकॉज जॉब क्रिएशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज ऑल्सो द प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन अपकमिंग टाइम। तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में USIBC भी बोलते हैं। इस पर्टिकुलर इवेंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि आगे आने वाले कुछ सालों तक इंडिया का जो नेक्स्ट 20 ईयर्स हैं उसमें इंडिया का जो फोकस रहेगा वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पर रहेगा, इक्वालिटी पर रहेगा। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया और यूएस की बाईलेटरल टाइज को भी इम्प्रूव करने की बात कही इस पर्टिकुलर इवेंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। उनके अकॉर्डिंग अगर इंडिया और यूएस एक साथ काम करते हैं तो वो ग्लोबल इकोनॉमी का अप्रॉक्सीमेटली 30% साइज अचीव कर सकते हैं। इफ इंडिया एंड यूएस वर्क टुगेदर विद इन द अपकमिंग नेक्स्ट 20 ईयर्स वी शैल रीच द कंबाइंड 30% ऑफ द साइज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। इट मीन्स कि यूएस और इंडिया के ट्रेड के बीच में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट दैट पोटेंशियल हैज़ नॉट बीन रियलाइज। इट इज़ अ टाइम फॉर यूएस इंडिया टू कोलैबोरेट मोर। तो ये 2-3 फोरम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए रिलेटेड टू इंडियन इकॉनमी, और इसको हमने इसीलिए एक कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको एक साथ ही कवर किया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 8 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। ₹27,360 करोड़ फॉर पीएम श्री स्कूल गेट्स कैबिनेट नोट। सो फाइनली एक और एम्बिशियस स्कीम को कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है वेडनेसडे को कैबिनेट ने अप्रॉक्सीमेटली 27,360 करोड़ की स्कीम को अप्रूव किया। किस लिए वो स्कीम है? ये स्कीम अप्रॉक्सीमेटली 14,000 स्कूल को डेवलप करेगी ऑल अक्रॉस द कंट्री एज पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो स्कीम का नाम है पीएम श्री, और इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत अप्रॉक्सीमेटली 1.87 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं वो बेनिफिशियरी होंगे। तो 27,000 करोड़ की स्कीम को पास कर दिया कल कैबिनेट ने। ये भी एक एक्सपेंडिचर हम कह सकते हैं। गवर्नमेंट एक साइड में इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे पॉलिसीज़ या हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस ला रही, जिससे कि इकोनॉमी में जो है वो मनी सप्लाई बनी रहे। ऑन द अदर एंड आरबीआई इज वर्किंग फॉर इन्फ्लेशन टारगेट। तो इस स्कीम को अप्रूवल मिल गया 27,000 करोड़ की। इसके तहत 14,000 स्कूल जो हैं, स्पेशली केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट रन स्कूल हैं वो भी, जो लोकल बॉडीज स्कूल रन कर रही हैं वो भी, उन सारे स्कूल को 14,000 स्कूल को पीएम श्री स्कूल योजना के तहत स्ट्रेंथन किया जाएगा एज पर आवर यूनियन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड अनुराग ठाकुर। तो कल टीचर्स डे के यानी सितंबर 5 टीचर्स डे के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हम बोल सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, ये पर्टिकुलर स्कीम अनाउंस करी जहाँ पर स्कूल के मॉडर्नाइजेशन को लेकर के ये सारे जो आउटले है, एक एम्बिशियस आउटले गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है फॉर अपकमिंग 5 ईयर्स। तो 27,000 करोड़ में अप्रॉक्सीमेटली 18,128 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बाकी जो है वो स्टेट्स गवर्नमेंट का शेयर होगा। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। कंज्यूमर फर्म्स शी स्ट्रॉन्ग
सी स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल सेल्स। तो वेस्ट एंड साउथ इंडिया में गणेश चतुर्थी की वजह से, ओणम की वजह से जो फेस्टिवल सीजन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और हम सभी जानते हैं इवन नॉर्थ इंडिया में भी दिवाली और अदर जो फेस्टिव सीजन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो जो रिटेलर्स हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आगे आने वाले फेस्टिवल सीजन में जो उनकी ग्रोथ है, जो उनकी सेल है, वो डबल डिजिट से होगी कम। और इन स्पेशली अगर उसको प्री पैंडमिक से कंपेयर किया जाए तो प्री पैंडमिक से कंपैरिजन में इस बार कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी कंपनी, रिटेलर्स जो हैं वो डबल डिजिट ग्रोथ रेट एंटिसिपेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ द पैंडमिक रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन। और अगर रूरल अर्बन की बात करें तो इस बार रूरल इंडिया में ज़्यादा डिमांड एंटिसिपेट किए जा रही है बिकॉज ऑफ द गुड मानसून एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो डिमांड है, इनकम है, तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस फेस्टिव सीजन में इस तरह की जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं दे विल सी अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% ग्रोथ रेट इन दिस टाइम पीरियड। अब देख लेते हैं एक इन्फोग्राफिक से हम बोल सकते हैं एक बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक समिट या एक मीटिंग या पैनल डिस्कशन कंडक्ट कराया था। उसमें कई सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया था और एक्सपर्ट्स ने आने वाले 75 सालों में, या जो इंडिया 75 सालों में इंडिया ने कितना अचीवमेंट किया और आगे आने वाले और 25 साल तक क्या इंडिया का रोड या फ्रेमवर्क रहेगा इकोनॉमी को लेकर के, उससे रिलेटेड डिस्कशन हुए हैं। तो 2-3 पॉइंट है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि जॉब क्रिएशन, उन्होंने यहाँ पर भी बोला है कि जॉब क्रिएशन इज द प्रायोरिटी इन कंपैरिजन टू द इन्फ्लेशन इज नॉट अ रेड लेटर येट, वी आर टारगेटिंग द इन्फ्लेशन बट स्टिल जॉब क्रिएशन एंड इक्वालिटी इज द इम्पॉर्टेंस। इसके अलावा जो हमारे मिनिस्टर है मिस्टर गडकरी, उन्होंने बोला कि आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रोड सेफ्टी और ट्रिपल P मॉडल पर फोकस किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट अदर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने डेमोक्रेसी को होल्ड करने के लिए अपने पॉइंट को रीट्रेट किया। अदर देन there is one corner news that are also covered under this section. Government proposes action plan for special rupee account. So सेंट्रल गवर्नमेंट RBI के साथ मिलकर के एक स्पेशल एक्शन प्लान तैयार कर रही है। किस लिए एक्शन प्लान तैयार कर रही है? फॉर फैसिलिटेटिंग द इंडियन रुपी अकाउंट फॉर ट्रेड सेटलमेंट, स्पेशली ऐसे कंट्रीज के साथ जो कि सेंक्शन हिट है। और इंडिया करंट टाइम में अगर हम देखें तो इंडियन रुपी को नेशनलाइज, गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है दैट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, चाहे वो श्रीलंका के साथ हो, चाहे वो रशिया के साथ हो। जिस तरीके से हम बायलैटरल पेमेंट अरेंजमेंट इनिशिएट कर रहे हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है गवर्नमेंट का ये फोकस है कि जो इंडियन रुपी है उसका भी इंटरनेशनलाइजेशन हो, उसकी भी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े जस्ट लाइक डॉलर। तो इसीलिए एक स्पेशल एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है जहाँ पर स्पेशल रुपी अकाउंट ओपन किए जाएंगे फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स। और इसके लिए जो बैंक्स हैं, इंडियन बैंक एसोसिएशन है, फॉरेन बैंक्स है, उनसे गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूसली कंसल्टेशन कर रही फॉर ओपनिंग सच एज अ वॉस्टोरो अकाउंट। बैंक्स हैव ऑल्सो बीन आस्क्ड टू प्रोक्योर अप्रॉक्सीमेटली 115 proposal at the earliest to remain cautious while dealing with the Russian banks. ओवरऑल ये पर्सपेक्टिव था जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड की ऑर्गेनाइज्ड एक पैनल डिस्कशन, उसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया बीट्स चाइना इन न्यू यूनिकॉर्न क्रिएशन इन फर्स्ट हाफ ऑफ 22 होरन। रिसेंटली यूएस, चाइना और इंडिया टॉप ऐसे कंट्रीज या नेशंस इमर्ज हुए हैं जहाँ पर यूनिकॉर्न क्रिएशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। हमने एक लिस्टिंग, एक इंडेक्सिंग भी कुछ टाइम पहले कवर करी थी। इफ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग माय न्यूज़ चैनल यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस। एंड एज पर वन कंसल्टेंसी रिसर्च बेस्ड फॉर्म, आगे आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो चाइना को बीट कर देगा। किस किस एस्पेक्ट में बीट कर देगा? इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू यूनिकॉर्न्स। एज ऑफ नाउ इंडिया, यूएस, चाइना और इंडिया जो है 1 सेकेंड और थर्ड पोजिशन में है। इंडिया में, यूएस में अप्रॉक्सीमेटली 265 यूनिकॉर्न्स हैं, चाइना में 312 और इंडिया इज़ अप्रॉक्सीमेटली 68। बट जिस तरीके से इंडिया में यूनिकॉर्न की ग्रोथ हो रही है उसको देखते हुए आगे आने वाले टाइम में ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना को बीट कर देगा इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न क्रिएशन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं व्हाट इज़ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मीन्स यूनिकॉर्न कंपनीज, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स। तो किन स्टार्टअप्स को, किन कंपनीज को हम यूनिकॉर्न बोलते हैं? और अगर आप डिटेल में इस न्यूज़ को पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, ऑन बोर्डिंग जायंट्स ऑफ ई कॉमर्स सेक्टर क्रूशल फॉर ओएनडीसी सक्सेस। कल की न्यूज़ में हमने ओएनडीसी के बारे में डिस्कस किया था और जहाँ पर हमने ये भी कहा था कि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो बड़े बड़े ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो फिलहाल के लिए ओएनडीसी नहीं ज्वाइन करेंगे। दे विल ज्वाइन द ओएनडीसी व्हेन द पेनिट्रेशन लेवल विल इंक्रीज अप टू 2 डिजिट। और इसके बाद कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ओपन नेटवर्क और डिजिटल कॉमर्स की सक्सेस के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, उनका ओएनडीसी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। एज ऑफ नाउ
अगर हम बात करें तो फ्लिपकार्ट, अमेज़न और ई कॉम एक्सप्रेस ने अपने अपने इंटरेस्ट रजिस्टर किया है ओएनडीसी टीम को कि वो भी ओएनडीसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि फ़िलहाल के लिए अभी तो ये जो अगर ज्वाइनिंग को देखा जाए तो जो स्मॉल रिटेलर्स हैं वो ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अपकमिंग टाइम में बड़े कंपनीज़ भी ज्वाइन करेंगे और उनका ज्वाइन करना भी बहुत ज़रूरी है अगर ओएनडीसी एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव होना चाहता है। तो जो कंज्यूमर की जो फ्रेगमेंटेड फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमर मार्केट है, 1 ट्रिलियन रिटेल मार्केट, उसको भी टैप करने के लिए इन बड़ी-बड़ी कंपनीज़ का जॉइन करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ द कैटेगरी वाइज़ platform fee, estimate ONDC fee and assumption. So that is all for today. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.